सवाल ये उठता है कि पोते की कस्टडी मांगी क्यों गई है विकास जी? क्योंकि हमारे देश में जो लॉ है वो बड़ा साफ कहता है कि जो बेटा होता है वो माँ के साथ रहता है। कई इस तरह के फैसले आए हैं, लेकिन कुछ मामलों में कोर्ट के फैसले भी अलग रहे हैं, जहां पर माँ से अलग भी बच्चे की कस्टडी दी गई है। आपके मामले में क्या है? आपने क्या आधार दिए थे कि पोते की कस्टडी मिलनी चाहिए आपको? सर, जिस तरह से मेरे भाई ने अगर आपने वो सुसाइडल वीडियो को देखा होगा या सुसाइड नोट पढ़े होंगे, उसमें उसने बताया है कि कैसे वो बच्चे को एज अ टूल यूज कर रही है। तो अगर आप ये देखेंगे कि पूरे देश में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे, जो 3 साल का जो बच्चा होगा, उसको कोई बोर्डिंग स्कूल में डालता है। हमारा लॉ भी है, उस लॉ के हिसाब से कोई भी स्कूल जो है वो 6 साल से बच्चे को कम के बच्चे जो है उसको हॉस्टल में नहीं रख सकता है। तो आप देखिए, उसको बच्चे से कुछ लगाव ही नहीं था, वो बच्चे को एज अ टूल, एज अ मनी के लिए जो है वो यूज कर रही थी। और ग्राउंड हमारे पास बहुत सारे हैं जिसपे हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का जो वेलफेयर है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा उसके साथ रह के। तो वेलफेयर डिसाइड करने का राइट जो है वो कोर्ट के पास है, और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हम देखेंगे उस पे कि वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। हमारा ग्राउंड्स कितना स्ट्रांग रहेगा, कितना नहीं रहेगा, वो सारे हमारे लीगल टीम जो है उस पे काम कर रही है, और जो भी होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रहेगा। विकास जी, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि आपके भतीजे की जान पर कोई खतरा है अगर वो माँ के साथ रहता है तो? सर, हमें तो बहुत पहले से ही खतरा है, लग रहा है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज अब एटीएम बंद हो चुका है। जैसे मेरे भाई ने बताया है कि एटीएम बंद हो चुका है, और वो एटीएम जब बंद हो जाता है तो जैसे आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक गोवा कांड हुआ था, उसमें एक मदर ही 4 साल के बच्चे को जो है वो काट कर जो है वो बैग में भर के ले जा रही थी। तो ये सारी चीजें हो सकती है और ये प्रयास किया जा सकता है इनके द्वारा। तो ये तो कोर्ट को ही डिसाइड करना है कि कैसे क्या किया जा सकता है। विकास जी, जरा ये बताइएगा कि भाभी का आपके बिहेवियर कैसा था आपके साथ? शुरुआत आपसे करता हूं मैं। सर, बिहेवियर तो ऐसा था कि आज तक मैंने सिर्फ, अगर आप बात करोगे तो मैं सिर्फ 2 दिन ही मिला हूँ, और मेरे से जो चीजें बातचीत होती थी वो ये होती थी कि आप मेरा आईटीआर फाइल कर दीजिएगा, और आईटीआर मैंने कभी 1 साल फाइल किया होगा, और इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती थी हमारे दोनों के बीच में। और उनका अगर बर्थडे आता था तो मेरे तरफ से कुछ पैसे चले जाते थे, 2100-1100 रुपए, और मेरे बर्थडे पे उनके साइड से वही 21 से 1100 रुपए आ जाते थे। इसके अलावा जो है वो हमारी कोई सच कोई बातचीत नहीं होती थी। कोई बातचीत नहीं होती थी। अच्छा, आपकी माता जी के साथ कैसा बिहेवियर था, कैसा व्यवहार था भाभी का? देखो, वो सर, जब वो मेरी मदर वहां पे थी, उनके जब प्रेग्नेंट थी जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरी मदर ने उनके केयर करने के लिए वो वहां गई थी। तो उनके साथ भी उनका बर्ताव ठीक नहीं रहता था, बहुत सारी चीजें जो है वो बिहेवियर जो है उनका बहुत खराब था। इवन दो जो ये क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाती थी वो वहीं फेंक देती थी। क्रुएल्टी मतलब उन्होंने लगाया हमारे ऊपर, जबकि ऐसा लगता है मुझे कि मेरी मदर के ऊपर ज्यादा क्रुएल्टी की गई है। फिर भी मेरी मदर जो होता है कि चलो कोई बात नहीं है, मेरे बेटे के साथ रहेगी, मुझे कितने दिन रहने हैं, तो इस तरह से सहते हुए वो उन्होंने अपना जो है वहां रहा 3 महीने या 3.5 महीने। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि वो कभी गई होंगी, और उनके उनके प्रति जो है बहुत अच्छा बिहेवियर उनका बिहेवियर और उनके घर वालों का बिहेवियर हमारे घर वालों से जो है वो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल ये तरीका नहीं होता है कि एक दूसरे के रिलेशन को निभाने का। ये शादी का फैसला किसका था? क्या कह रहे हो सर, फिर से रिपीट करना। शादी का फैसला किसका था कि शादी करनी है इनसे? शादी का फैसला तो सर ऐसा होता है कि जब शादी.com पे एक दूसरे से जब बातचीत हो जाती है तो उसके बाद तो फैमिली का सिर्फ ये होता है कि फैमिली को ओके करना होता है। तो इन दोनों ने जब डिसाइड कर लिया था, उसके बाद हमारी फैमिली सिर्फ ओके की थी, और ये बोल के गई थी, तो मतलब मेरे ब्रदर को बोला गया था कि देखो ऐसा है कि ये वाला डिसीजन ऐसा होता है कि एक बार अगर तुमने ओके कर दिया तो फिर चेंज नहीं हो सकता है। दिस इज द डिसीजन जहाँ पे तुमको सारी चीजें तुमको खुद देखनी है कि तुम ओके कर रहे हो। तो बस यही उसी टाइम पे मेरे ब्रदर ने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे उसकी मदर से क्या ही लेना देना है, मेरे से इससे बातचीत हो गई है तो ओके। तो मेरे फादर ने ओके किया था। शुरुआत से ही यानी आप लोगों ने, मतलब आपके भाई साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि आपने ये कहा कि उनकी मदर से हमें क्या लेना देना है शादी से पहले। इसका मतलब ये है कि मदर को वो पसंद नहीं करते थे, या फिर ऐसी कोई बात होगी उनकी माँ की जो उनको पसंद ना आई हो?
सर जो एक रवैया होता है बातचीत करने का, वो रवैया ही उनका नहीं था ठीक शुरू से ही। हम्म बट हमने उस पे मेरे मेरे भैया से हमने बोला था कि इनका हमें ठीक नहीं लग रहा है कुछ भी हिसाब किताब। तो मेरे भाई ने बोला था कि उनकी मदर से हमें क्या ही लेना देना है, जो भी बातचीत होगी हम्म सो इसी से होनी है, इसी को आगे रहना है हमारे साथ, तो ऐसा कोई हम्म दिक्कत नहीं होगी। शादी के बाद भाई साहब को कब लगा आपके कि गलती हो गई यहाँ पे, या फिर परिवार को कब लगा कि यार यहाँ तो गलती हो गई, ये हमें जल्दबाजी में या फिर हमें ये फैसला नहीं लेना चाहिए था? कब वो पहला इंसिडेंट था जब आपको एहसास हुआ हो, या परिवार को या भाई साहब तो मेरे भाई को तो सर शादी के कुछ दिन बाद ही, उनसे जब जिस दिन बैंगलोर गई थी उसके बाद ही कुछ चीजें जो है वो जो उसकी एक्टिविटीज थी वो ठीक नहीं लगी थी। फिर इसके बाद जब वो हम्म मॉरिशस गई उसके बाद वहां पे भी उन्होंने जो चीजें की वो अनएक्सपेक्टेड थी, जो एक वाइफ को नहीं करना चाहिए। लाइक आप दूसरे कंट्री में हो और आपका एक पूरा बैग कहीं चला जाए सामने, आपके सामने में, और वो हंस रही हो, और जिसमें आपका वीजा हम्म हो, पासपोर्ट हो, सब कुछ हो। तो एक अदर हम्म कंट्री में आपके पास वीजा और पासपोर्ट ना हो तो आपको शायद इलीगली अरेस्ट कर दिया जा सकता है कि आप इलीगल है। और उस बिल्कुल। बात पे वो हंस रही हैं, उस बात पे सारी चीजें हो रही हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि कितना नेग्लिजेंसी वहीं से स्टार्ट होके दिख रही थी उनकी। तो उसके बाद फिर भाई साहब ने कभी आपसे जिक्र किया व्यवहार को लेकर, या फिर ये अपनी अंदर की बात कही हो? सर हमारे से मेरे भाई की बातचीत होती रहती थी, बीच में इन्होंने ऐसा कर दिया था जिसमें बातचीत जो है वो बिल्कुल मेरे से तो बहुत कम होती थी, बिकॉज ये सारी चीजें जो है वो होती है, अगर वाइफ आ जाती है तो उनको अपना अपना फैमिली और उन्हीं के बीच में रहना होता है। तो हम लोग भी अज्यूम कि चलो ठीक है ऐसे ही रहना है तो इन्हें ऐसे ही रहने दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं था। बट वो हम्म सारी चीजें होने के बाद भी अगर जब छोड़ के गई वहां से, तब हमें ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में और ये सारी चीजें हमें पता चली कि ऐसे ऐसे इन्होंने पैसे ट्रांसफर करा रखे हैं, इतने इतने लाख रुपीस। जब वो आई थी हम्म तो एजुकेशन लोन लेके आई थी 8 लाख रुपए का। वो उस पे हमारे भाई ने जब ऑब्जेक्शन किया था तो उसकी मदर इन लॉ कहती हैं कि ये तो आपके लिए चुटकी भर का काम है, 2 मिनट में अंदर आप इस एजुकेशन लोन को सधा दोगे 8 लाख रुपए का, जबकि हमें ये बताया हम्म नहीं गया था कि ये 8 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लेके आई है। हम्म तो सारा का सारा उसके मामला जो है वो पैसे से रिलेट कर रहा है, अगर आप देखोगे तो, कि कितने हम्म पैसे के भूखे थे ये लोग, और हम्म सारी चीजें पैसे के आसपास ही घूम रही है। अगर आप देखोगे तो वो बच्चा का आना और बच्चे के बाद भाई, जो है। हाँ, एक एक सवाल ये भी उठता है कि जब भाई से आपकी बातचीत होती हो, जब आप रोजाना आप कह रहे थे कि आपके भाई से आपकी बातचीत होती थी, तो उस बातचीत के दौरान भाई ने वो सारी बातें बताई होंगी, तो फिर आपने क्या भाई को अपने कहा था? ये भाई से बातचीत हमारी वापस से ठीक जब हुई, उसे ऐसा लगा कि नहीं ये गलत कर रही है। जब ये चली गई वहां से तब ये भाई भाई हमारे से सब चीज जैसे हमारी पुरानी थी, पुराने हम लोग जैसे थे 4 लोग, वैसे ही हम लोग सारी एक दूसरे से सारी चीजें डिस्कशन करते थे। तो उस टाइम से हमें ये पता चला था जब ये फेक केसेस डालना शुरू कर दी और हमें हमारे ऊपर डाल दी, मदर फादर के ऊपर डाल दी गई, क्योंकि मेरे भाई ने उनसे ये कह दिया कि जो पैसे हमने दिए थे वो पैसे वापस करो। तो इनको लगा कि पैसे हम्म जब वापस करने हैं तो फिर पैसे कैसे निकलवाए जाएं। तो इन्होंने हम्म केस डालना शुरू किया और फेक केसेस चल रहे थे। और हम्म इस पे जो है बहुत ज्यादा हरासमेंट किया गया, मेंटली उनको ये बताया वहां पे, जब कोर्ट रूम में पहुंच के जब ये बोला जाता है कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, उसकी मदर जो है वो हम्म अगले हियरिंग में कहती है तुम, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सुसाइड की न्यूज आ जानी चाहिए थी, तुम अभी तक यहीं हो। ये सारी तो बातें हो रही थी। अच्छा, ये सारी आपकी चीजें बातों से, जी, मेरी जब बातचीत होती थी आपकी तो बात, मैं सर एज अ पर्सन मैं उसे यही समझाता था कि ये सारी चीजें जो है वो इन लोगों का टेक्टिक्स है कि किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से जो है वो हम्म चीजें पैसे निकलवाने के तरीके हैं। तो ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, बस जो भी है लीगली हमें फाइट करना है, लीगली हमें देखनी है कि कैसे हम्म हम इनको हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। तो हम किस वजह से हम्म हारेंगे। तो मैं एज अ ब्रदर जो है उसको यही समझाता था। इवन मैंने भी कई बार, मुझे ये पता चला कि अगर हम आज बेल नहीं मिला तो शायद वो अरेस्ट हो सकता था, तो उस टाइम पे मैं खुद गया हूँ जौनपुर मेरे हम्म ब्रदर के साथ। एक आपकी बातों से एक बात का एहसास हो रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि शुरुआत में जब शादी हुई तो आपके भाई को आपसे
और आपके माता पिताजी से पूरी तरह से काटने की कोशिश की गई थी, उन्हें बिल्कुल, एकदम अलग कर बिल्कुल, दिया गया। जब चीजें बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो गई और वो जब वहां से चली गई, तब भाई ने खुलकर आपको अपनी सारी बातें बताई, ऐसा ही हुआ था? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक आपको क्या लग रहा है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा काम किया गया था ताकि अतुल सुभाष जी को अलग किया जा सके पूरे परिवार से, कि वो अपनी बातें किसी को बता ही ना पाए, या यूं कहे कि वो उनके गिरफ्त में ही रहे? सर, मैं तो ये कह सकता हूँ, बट मेरी बातें हो सकता है कि सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं चीज़ें ऐसे ही बता रहा हूँ, बट सिचुएशन यही अराइज़ की गई थी, सिचुएशन ऐसे ही इनिशिएट की गई थी वहाँ से। और उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था, हमारी फैमिली को, कि इन्होंने इतना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्हें भैया को प्रेशर देके करवा चुके हैं। ये सारी चीज़ें उनके हम्म। जाने के बाद हमें सारी चीज़ें पता चल गई कि ये सारी चीज़ें का वो खेल क्या चल रहा था इसके पीछे। जब वो आप लोग के साथ थी उस समय कोई प्रॉपर्टी की, जब अतुल सुभाष जी थे तो प्रॉपर्टी का कोई विवाद सामने आया था क्या? सर, वो बार-बार ये चीज़ें कहती थी कि तुम प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें, अगर प्रॉपर्टी, शायद मेरे भाई ने, अच्छा हुआ कि वो प्रॉपर्टी नहीं लिया था। अगर प्रॉपर्टी लिया होता तो शायद आज वो भी जो है वो हमें देना पड़ रहा होता, वो सारी चीज़ें भी। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो मेरे भाई ने कभी लिया नहीं, और वो बार-बार इसी बात पे फोकस रहती थी कि तुम जौनपुर में क्यों नहीं प्रॉपर्टी ले लेते? हम्म। अच्छा, कुछ खबरें विकास ऐसी भी आई, हालांकि वो निजी खबरें हैं, लेकिन ये समझ में उन खबरों से ये आया कि पर्सनल जो संबंध थे अतुल सुभाष जी के और पत्नी के, वो संबंध अच्छे नहीं थे। सर, ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि अच्छे नहीं थे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कभी ऐसा रहा नहीं है कि उन्हें कोई दिक्कत थी। और मेरे ब्रदर ने हम्म। 3-3 जो है वो जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको लगा रखा था। तो सपोर्ट तो यहाँ तक हम्म। मिल रहा होता था, बिकॉज़ मेरा भाई का हम्म। इतना इनकम था कि वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता था। नहीं, तो सपोर्ट इससे ज़्यादा अतुल किसी सुभाष लड़की जी को की क्या तरफ चाहिए से दिया ये जा रहा बताने था। के लिए? नहीं नहीं, अतुल सुभाष जी की तरफ से दिया जा रहा था, सपोर्ट उधर से नहीं आ रहा था, एक तरफा वेचा। वो तो सर, एक्चुअली इनका इनका अब तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि इनकी सारी चीज़ें की प्लानिंग चल रही थी। वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हम्म। हो रही थी। अगर आप देखोगे तो एक फादर को अपने बच्चे से बात नहीं करवाया जाता है, उसका वीडियो कॉल करने पे उसमें लिखा गया है कि नहीं करवाऊंगी बात। हम्म। तो आप ये देखो कि किस तरह से अगर मदर जो है वो अगर इतनी ठीक रहती तो अपने फादर से उसको बात नहीं करवाया जाता। कोर्ट जो है इस पे संज्ञान नहीं लेता। कोर्ट में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी इस सारी चीजों पे संज्ञान नहीं लिया गया। हम्म। 40,000 रुपए जो मेंटेनेंस तय करने का जो तरीका है वो किस बेसिस पे है? क्या बेसिस होना चाहिए कि एक 3 साल का बेटा किसी का होगा, उसको 40,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस देना चाहिए? ये कहाँ तक जायज है? हम्म। आप क्या, एक मतलब सवाल लड़का यहां अगर पर ज्यादा, यह भी। आप जी। इक्वेलिटी की बात करते हो, आप इक्वेलिटी की हम्म। बात करते हो, इक्वल जस्टिस की बात करते हो, सारी चीजों में इक्वल, लड़कियां जो है वो सारी चीजों में आती हैं कि हमें इक्वल सारी चीजों में राइट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो फिर ये कहाँ है कि लड़का अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है तो ज्यादा उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? ये क्यों है? हम्म। मतलब लड़का अपना अपना मेहनत करे, लड़का अपनी सारी चीजें वो सारी चीजें करे, और वो इसलिए करे क्योंकि उसको माँ बाप को भी देखना है, उसको अपने फैमिली को भी देखना है, उसके अपने बच्चे को भी देखना है, और वो ज्यादा पैसा कमाए तो उसको ज्यादा मेंटेनेंस देना है। ये कहाँ का कानून है? हम्म। हम्म। जो जज हैं वो बैठी अब हुई, वो इनकम टैक्स के एक्नॉलेजमेंट से ये देखती हैं कि उसका इनकम कितना है, और विदाउट टैक्स कंसिडर करती हैं उसके इनकम हम्म। को। ये कहाँ है सर? मतलब मैं इनकम जो है वो दिखा रहा हूँ आपको, इनकम टैक्स के उससे, और उसमें विदाउट आप टैक्स में क्या उसके बाद दूंगा? आप मेंटेनेंस पहले उसमें से डिसाइड कर दो, सारी चीजें उससे डिसाइड करो जो ग्रॉस इनकम है, और टैक्स से जो हम्म। टैक्स देना है वो सारी चीजें होने के बाद मुझे टैक्स भी देना है। हम्म। तो क्या कोई एक सवाल ये भी। आपको क्या जी। कोई एक ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए जिसमें ये पता चले कि कैसे डिसाइड करना है आपको मेंटेनेंस? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर लोअर एक। कोर्ट जी। अगर लोअर कोर्ट अगर अगर लोअर कोर्ट के जज अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, रजनीश वर्सेस निया का डायरेक्शन फॉलो नहीं किया गया, क्या उस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हम्म। होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हम्म। क्या उस जज के लिए अलग कानून है? कानून उस जज के ऊपर भी अप्लाई होता है। क्यों उसको अलग कर दिया गया है कि जज को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, जज को आप कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते?
हमारे लिए पूरे एक देश सवाल में एक जी कानून होना चाहिए सबके लिए। कोई ऐसा एक भेदभाव सवाल वाला जी, कानून क्यों है? तो क्या इसको लेकर आप उच्च अदालत में भी जाएंगे कि इस मामले में इनके खिलाफ भी मुकदमा सर, चलना चाहिए? हमारे लिए मैं इस चीज के लिए जिस लेवल पे जाना होगा उस लेवल पे हम जा रहे हैं, और उस लेवल पे हम सारी चीजें कर रहे हैं। चाहे वो हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आगे धरना देने की जरूरत होगी, हम वो भी देने के लिए रेडी हूँ। मैं अकेला पैम्पलेट लेके खड़ा रहने के लिए रेडी हूँ। एक सवाल ये भी उठता है कि जब इस तरह की जब चीजें होती हैं परिवार में, तो हम लोग देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग आपस में बैठ के चीजों को कॉम डाउन करते हैं, सुलह करवाते हैं, समझौता करवाते हैं। क्या इस केस में ऐसा किया गया? बिल्कुल किया गया था सर। जब मेरे फादर और इनके जो चाचा हैं, जो सुशील सिंघानिया जी हैं, हम लोगों ने एक मीडिएशन करने की कोशिश की थी। तो इनके चाचा बोलते हैं जाके वहां पे कि तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो 1 करोड़ रुपए दे दो। हम्म। तो सारी की सारी मत चीजें जो है वो अभी जो ट्रांजिट मेल दिया गया है उसमें ये हवाला दिया गया है कि उनको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। उनके जो वीडियोज आ रहे हम्म। थे, सारी चीजों के पीछे हम्म। इन्हीं का हाथ है। हम्म। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है विकास जी आपकी बातों से कि पूरी जो कहानी है वो केवल अतुल सुभाष जी के पैसों के इर्द गिर्द ही बुनी गई, कि उन पैसों पर किस तरह से हक जमाए जा सके या ज्यादा से ज्यादा अपने हिस्से में ट्रांसफर किया जा सके। बिल्कुल। और इवन जो एक जब आप जज जी हैं, अगर 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 आप देखोगे सर कि जज का क्या रवैया रहा है उसमें, तो आप ये देखोगे वो डिसाइड करने के जब जाओगे तो 1 करोड़ से वो 3 करोड़ रुपए डिमांड चला गया, बिकॉज की इंटरिम मेंटेनेंस 20,000 रुपए तय किया गया था उस टाइम पे। फाइनल ऑर्डर हम्म। 40,000 रुपए पे कर दिया गया, और 40 उसमें ये भी बोला गया कि अरियर के साथ देना है आपको। हम्म। तो एक आखिरी और सवाल अगर विकास जी जी ये भी डिसाइड होने के पहले मेरे भाई ने सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस किए थे। रजनीश वर्सेस न्याय, वो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो पहले एविडेंसेस दिए जाते हैं, तब डिसाइड किया जाता है, तब हम्म। उनको बुलाया जाता है उस एविडेंसेस को देख के। यहाँ पे जज कहती है कि पहले तुम्हारा क्रॉस होगा, उसके बाद एविडेंसेस लिए जाएंगे, उसके बाद तो जब क्रॉस हो गया तो फिर एविडेंसेस का क्या वैल्यू रह गया। हम्म। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब आप और आपका परिवार जो है वो क्या चाहते हैं? सर, मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। इस कोर्ट, ये जो जज हैं इनके खिलाफ एक्शंस होने चाहिए, पब्लिकली होने चाहिए, सो दैट कि ये सिस्टम जो है वो जाग सके। और ये मेरे पास सर एक केसेस नहीं है जज के खिलाफ, मेरे पास बहुत सारे हम्म। ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिसमें जज के खिलाफ जो है उन्होंने देखा है कि कितने कितने वो लोग ज्यादती कर रहे हैं किसी के साथ, और मेरे पास एविडेंसेस है। मैं प्रोड्यूस करूंगा। वो बंदा एक एम्स का स्कॉलर है सर। एक ऐसे हम्म। ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए बहुत जरूरत के लोग हैं। हम्म। वो स्कॉलर जो है वो अपने 6 साल के रिलेशनशिप के बाद जो है उसको तलाक दे दिया गया, और उसका घर आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ गाड़ी है। वो सिर्फ गाड़ियों से चक्कर हम्म। लगा रहा है। उसके घर छीन लिए गए, उसके पैसे छीन लिए गए, उसकी ज्वेलरी छीन ली गई है। वो बंदा मेरे हम्म। पास आके ये कह रहा है कि सर आप कुछ कर सकते हो, हमारी बात भी रखो आप। और उसने एविडेंसेस है उसके पास सारे, जज से लेके सारे कैसे करप्शन चलता है वो सारे एविडेंसेस है हमारे पास। क्या भतीजे की कस्टडी को लेकर जो आपकी लड़ाई है वो लड़ाई भी जारी रहेगी? सर, हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इस देश में हम्म। मेन के लिए कुछ कमीशंस या कुछ कानून नहीं बनेंगे, और जब तक इस देश में ऐसे जजों के खिलाफ एक्शंस नहीं होंगे, तब तक ये मेरी लड़ाई जारी रहेगी। विकास मोदी जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, और आपने दिल से बातें की। जो बातें थी वो इंडिया डेली के माध्यम से देश की जनता के पास पहुंची होगी। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा भी है आपकी माता जी को कि वो निचली अदालत में बच्चे की कस्टडी को लेकर वो अर्जी दाखिल कर सकती हैं, और आप भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम अर्जी दाखिल करेंगे। फैसला अदालत को करना है। आपका जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।